हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम एएएस भी कहते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये हमारा एमएससी फाइनल ईयर का क्या है, हमारे पास एमएससी फाइनल ईयर का सिलेबस है जो इनऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन होती है उसका एक फाइनल ईयर का सिलेबस है भाई। सिलेबस के अंदर इंक्लूड है ये। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। आज हम इसका बेसिक पार्ट करेंगे, पार्ट वन। इसके अंदर जनरली हम इसका प्रिंसिपल देख लेंगे, इंट्रोडक्शन देख लेंगे और क्या देख लेंगे भाई, इसका क्या देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी नई स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसका नाम है एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, क्योंकि अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही बारे में नहीं पता होगा तो हम जो डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं जैसे एनएमआर, आईआर, ठीक है, यूवी, और उनके बारे में क्या ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। तो सबसे पहले देखो, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडीज ऑफ रिस्पॉन्स व्हेन मैटर इज। देखो सबसे पहले क्या होता है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक मैटर है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक ये है मैटर है, ठीक है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक मैटर है। तो जब मैं इसके ऊपर कोई भी लाइट को इंसिडेंट करूंगा, कोई भी लाइट को क्या करूंगा भाई, इंसिडेंट करूंगा इसके ऊपर, ठीक है। तो क्या होगा, इंसिडेंट करवाने के बाद इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होनी स्टार्ट हो जाएगी मेटल के अंदर। और जिससे रिजल्ट के अंदर क्या होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन होंगी उससे क्या रिजल्ट निकलेगा, उस ब्रांच, मतलब इसके अंदर जो हम स्टडी करते हैं, जिस ब्रांच के अंदर हम ये स्टडी करते हैं उसी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास दो टाइप की स्पेक्ट्रोस्कोपी है। एक तो हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, वैसे तो हमारे पास बहुत सारी टाइप की होती हैं, यहाँ पर हम दो के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉर्मली जैसे किसके इसके बारे में करेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और दूसरी है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, जब हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होती है, देखो मैंने ये लिख रखा, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उनका इंटरेक्शन होता है किसके साथ, एटॉमिक स्पीसीज के साथ। याद रखना यहाँ पर मॉलिक्यूलर नहीं आएगा, कंपाउंड भी नहीं आएगा, यहाँ पर एटॉमिक आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही पार्ट जो हम आज पढ़ने वाले हैं ये रहा एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो आपको इतना तो क्लियर हुआ होगा कि इसके अंदर हम एटम्स के बारे में क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये भी दो टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, क्या होती है भाई, जब हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती हैं वो किसके साथ इंटरेक्ट करे, किसके साथ, एटम्स के साथ, ठीक है, किसके साथ, एटम के साथ, ठीक है, एटॉमिक स्पीशीज के साथ करें। और ये हमारी दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है आपको पता ही चल गया, कौन सी। एक हमारे पास होती है एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरी हमारे पास होती है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जिसके अंदर हमारी ईएम रेडिएशन, ठीक है, वो ऑब्जर्व हो जाए सैंपल के द्वारा, तो उसको हम ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। और जो, और क्या हो भाई, जब एमिशन हो जाए, मान लिया ऑब्जर्व करने के बाद जो हमारा सैंपल है वो इमिट करना स्टार्ट कर दे रेडिएशंस को, उसके अंदर वो किसी कैटेगरी में आ जाती है, एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या डील करते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। जैसे एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी था वैसा ही हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसके अंदर हम क्या होता है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशंस होती है वो किसके साथ इंटरेक्ट करती है, मॉलिक्यूलर स्पीसीज के साथ। याद रखना यहाँ पर एटॉमिक स्पीसीज था और यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्पीसीज है भाई, ठीक है। इसके अंदर हम जनरली जैसे इनऑर्गेनिक के अंदर भी एनएमआर पढ़ते हैं, जैसे एनएमआर F19 हो गया, ठीक है, P31 हो गया। एन जैसे इनऑर्गेनिक के हम किस किस के बारे में, जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इनऑर्गेनिक के अंदर किस किस के बारे में पढ़ते हैं हम, जैसे F19। तो देखो जैसे हम इनऑर्गेनिक के अंदर एनएमआर किस किस के बीच में पढ़ते हैं, F19 और P31 के अंदर, ठीक है, P31 के अंदर। और जो ऑर्गेनिक के अंदर हम पढ़ते हैं उसके अंदर कौन कौन से, जैसे H1 NMR पढ़ते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, ठीक है। तो ये इसके पार्ट है किसके, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी के, जैसे यूवी विजिबल हो गया, आईआर हो गया, एनएमआर हो गया, ठीक है। और मॉलिक्यूलर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या आता है, फ्लूरोमेट्री, ठीक है, क्या था भैया, फ्लूरोमेट्री। तो आई होप अब तक आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पता चल गया होगा कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ठीक है, कितने टाइप्स की होती हैं, कौन कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी किस किस की कैटेगरी में आती है। तो अब हम जो हमारी मेन स्पेक्ट्रोस्कोपी थी जिसे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास एटॉमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एएएस, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है भाई, इसे एएएस, ठीक है। इसके बारे में डील करेंगे। सबसे पहले जो इसकी इन्वेंशन थी वो किसने की थी, वो वुलस्टन ने की थी। और जैसा आप, आपकी मर्जी है, आप कैसा भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। वुलस्टन ने की थी, और कब की थी भाई, 82 में की थी, ठीक है, की थी। और ये फिनोमेना सबसे पहले इसने ही ऑब्जर्व किया था, और उसके बाद ये मॉडिफाई कर दी गई थी, या फिर ये सिर्फ है ना इसने ऑब्जर्व किया था, लेकिन जो बताया था मतलब ये काम में आ सकती है। सिर्फ देखो इसने तो क्या किया था, इसने तो क्या किया था, ये सिर्फ ऑब्जर्व की थी, लेकिन लेकिन ये क्या क्या काम में आ सकती है, ये क्या क्या काम में आ सकती है, ये इसने प्रूव किया था इसने, ठीक है, 1953 के अंदर, ठीक है। नॉर्मली हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर करते क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अनएक्साइटेड एटम होते हैं
देखो अब अभी तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर जब हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे और प्रिंसिपल देखेंगे तब अच्छे से बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा इसकी प्रोसेसिंग क्या है। ठीक है, इसके अंदर जनरली क्या होता है, जो हमारे पास अनएक्साइटेड एटम्स होते हैं वो फ्लेम के अंदर जलाए जाते हैं, यानी जो एक फ्लेम होती है बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर की, उसके अंदर लाए जाते हैं और वो उस फ्लेम के अंदर ही लाइट को, जब हम उसके ऊपर लाइट सोर्स यूवी विजुअल रीजन के अंदर लाइट सोर्स को डालते हैं, उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो वो ऑब्जर्व करते हैं। तो ये बस आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर अनएक्साइटेड एटम का यूज होता है, ना कि एक्साइटेड एटम का। ठीक है, एक तो ये, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भाई, जो हमारी जो एएएस ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ये किसके लिए काम आती है। देखो हमारे पास जनरली किसके काम आती है, ये जो हमारे पास कोई भी सैंपल है, मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक सैंपल है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक बिकर है और बिकर के अंदर मेरे पास कोई भी एक सोल्यूशन है और इस सोल्यूशन के अंदर मुझे पता है बहुत सारी मेटल प्रेजेंट है, मान लिया इसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके अंदर मान लिया सोडियम प्रेजेंट है, ठीक है, सोडियम प्रेजेंट है। तो क्या होगा, तो होगा क्या, तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से इनको इनको इस सोल्यूशन से सेपरेट कर सकते हैं इजिली। ठीक है, इजिली सेपरेट कर सकते हैं और इनकी कंसंट्रेशन कितनी है सोल्यूशन के अंदर वो भी निकाल सकते हैं। जनरली ये स्पेक्ट्रोस्कोपी यही काम के लिए आती है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर किसी भी मेटल की कंसंट्रेशन कितनी है और कौन सी हमारी मेटल है वो डिटेक्ट करने के लिए ये काम आती है। ठीक है, अप्रोक्स जो हमारे पास 70 एलिमेंट्स है, 70 एलिमेंट्स है, वो डिटेक्ट कर लिए गए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। ठीक है, इसके अंदर मान लिया मेरे पास कोई भी बहुत सारे जैसे मेटल है, मैंने अभी एग्जांपल लेके बताया था, मान लिया मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसके अंदर बहुत सारे मेटल है, तो इसके मेटल के अंदर मान लिया हमने कैल्शियम को डिटेक्ट करना है, तो हम इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से वो भी इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे एलिमेंट होने के बावजूद भी हम एक सिंगल एलिमेंट को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, इसकी एडवांटेज है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ और यूज होती है, जैसे डिटेक्शन ऑफ कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये मैंने बता दिया था। ठीक है, और जैसे लेड फ्रॉम पेट्रोल, पेट्रोल के अंदर से लेड को एक्सट्रैक्ट या फिर डिटेक्ट करने के लिए, और जैसे हमारी जो फूड इंडस्ट्रीज होती हैं उनके अंदर मेटल को डिटेक्ट करने के लिए। अब होता क्या है, इसके अंदर होता क्या है, कैसे डिटेक्ट करते हैं, मान लिया ये हमारे पास सैंपल है, सैंपल को हमारा जो क्या होता है ऑटोमिक ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसके अंदर हम रख देते हैं। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, एक पार्टिकुलर टाइप की जो हमारे पास मेटल होती है उसका क्या करेगा भाई, उसका एक पिक्स दे देगा रिकॉर्डर के अंदर। तो हम उस पिक्स की पोजीशन को यानी पोजीशन का पता लगाकर हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारी मेटल है वो कौन सी मेटल है, क्योंकि अलग अलग जो मेटल होगा अलग अलग पोजीशन पे तो उनकी पिक्स आएंगी स्पेक्ट्रा के अंदर, तो ऐसे पता लगाया जाता है। तो आई होप आपको अब तक थोड़ी सी क्लियरिटी हो गई होगी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम करने क्या वाले हैं। चलिए अब हम इस जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका प्रिंसिपल देखते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल देखते हैं, ये किस प्रिंसिपल पर काम करती है। द सैंपल इज वेपोराइज्ड बाय एस्पायरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ सोल्यूशन इन फ्लेम। देखो भाई जो हमारा सैंपल है उसको इतनी फ्लेम के ऊपर वेपोराइज किया जाता है, इसका मतलब एस्पायरेशन का क्या मतलब है, जितनी रिक्वायरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, फ्लेम के ऊपर इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या किया जाता है, वेपोराइज कर दिया जाता है। जो हमारा सैंपल है वो तो लिक्विड फॉर्म में होगा, तो इससे सबसे पहले क्या किया जाता है इस प्रोसेस के अंदर, जो हमारे पास सैंपल है वो लिक्विड फॉर्म से किसके अंदर, वेपोराइज के अंदर, मतलब उसको वेपोराइज कर दिया जाता है। ठीक है, वेपर्स के अंदर, ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब जो क्या हो गया, जब ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया तब हम उस फ्लेम के, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता ही है वो लिक्विड से वेपर के अंदर कब कन्वर्ट होगा, जब हम फ्लेम के ऊपर उसे लाएंगे, हाई टेम्परेचर देंगे उसे। और जब हम हाई टेम्परेचर दे रहे होते हैं तो हम उसके अंदर एक जो हमारा लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स होता है, वहां से हम क्या करते हैं, लाइट को पास करते हैं। तो जो भी हमारे पास क्या होता है, जो अनएक्साइटेड, जो मैंने पहले ही बताया था, जो पीछे बताया था अनएक्साइटेड, जैसे देखो शायद मैंने यहाँ पे बताया, देखो जो अनएक्साइटेड एटम्स होते हैं वो ऑब्जर्व कर लेते हैं उस लाइट को वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और वो क्या करते हैं, उनके अंदर जो उनके इलेक्ट्रॉनिक लेवल होते हैं उसके अंदर ट्रांजिशंस होती हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या होती है भाई, ट्रांजिशंस होती हैं, तब जाकर हमें पिक्स मिलती हैं। ठीक है, रिजल्ट मिलते हैं, तब हमें जाकर उस पार्टिकुलर जो एलिमेंट है उसका डिटेक्शन किया जाता है। अब जो हमारे पास जो हमारा लाइट सोर्स होगा वो किस रीजन के अंदर लाइट देगा, वो यूवी विजिबल रीजन के अंदर देगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और जो ट्रांजिशन होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट के अंदर होंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना है आपको। अब वो किस बेसिस पर, मतलब किस बेसिस पर काम करता है, ये बियर्ट लैम्बर्ट लॉ के अंदर काम करता है। बियर्ट लैम्बर्ट लॉ क्या कहता है, जो हमारा सोल्यूशन है, जो हमारा सैंपल है, उसकी जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, जो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्बेंस के। ठीक है, एब्जॉर्बेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो आपको इस डायग्राम से अच्छे से क्लियर होगा। देखो मान लिया मेरे पास ये कोई भी एक लाइट सोर्स है, जिसको अब इसके अंदर लाइट सोर्स है ना, वो किसका यूज किया जाता है, हेलो कैथोड लैंप इसके अंदर किया जाता है। और एक बात अच्छे से याद रखनी है, जिस भी मेटल का हम डिटेक्शन कर रहे हैं उसी का हमें यहाँ पर कैथोड लेकर चलना होता है, उसी एलिमेंट का हमें यहाँ पर कैथोड लेकर चलना होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर मान लिया सोडियम मेटल का डिटेक्शन करना है, सोडियम मेटल का डिटेक्शन करना है, तो मुझे यहाँ पे कैथोड का जो या फिर सोडियम, मैग्नीशियम हो गया,
ठीक है, मान लिया सोडियम है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, किसी भी का भी डिटेक्शन करना है सैंपल के अंदर। मान लिया सैंपल है, मेरे पास ये सैंपल सोल्यूशन है, मेरे पास ये सैंपल सोल्यूशन है, इसके अंदर कोई भी पार्टिकुलर मेटल है, उस पार्टिकुलर मेटल का हमें डिटेक्शन करना है, तो उसी पार्टिकुलर मेटल का हमें यहाँ पर कैथोड लेना होता है। ठीक है, यहाँ से जो हमारा सैंपल सोर्स होता है उसको हम HCl बोलते हैं। HCl क्या बोला जाता है भाई? HCl, HCl बोला जाता है। वो HCl क्यों बोला जाता है? हेलो कैथोड लैंप, हेलो कैथोड लैंप, ठीक है, HCl बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे सैंपल आएगा, सैंपल किसके अंदर आ गया? नेबुलाइजर के अंदर आएगा। अब नेबुलाइजर क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम नेबुलाइजर के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास एयर होती है, साथ में ऑक्सीडेंट होती है, वो आपस में मिल करके यहाँ पर जाते हैं फ्लेम के ऊपर। ठीक है, और जो हमारा सैंपल है वो भी इसके अंदर मिक्स होकर जाता है। तो यहाँ पर ये देखो अभी फ्लेम है, ये क्या अभी फ्लेम है, ये मेरे पास क्या है, फ्लेम है। ये मेरे पास क्या है, फ्लेम है। अब फ्लेम के अंदर मान लिया सैंपल गया, देखो सैंपल गया, और सैंपल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मैंने पहले ही बताया था, सैंपल किसके अंदर कन्वर्ट हो गया है, ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे लिक्विड है जो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ऊपर से हम इसको क्या डाल रहे हैं, क्या इंसिडेंट कर रहे हैं इसके ऊपर, हम लाइट सोर्स, और वो भी किसके अंदर, यूवी विजिबल रीजन के अंदर। तो क्या होगा, वो ऑब्जर्व करने के बाद जितनी लाइट उसको ऑब्जर्व करनी होगी वो ऑब्जर्व कर लेगा। जो भी हमारा सैंपल था, सैंपल के मोलिक्यूल्स थे, सैंपल के एलिमेंट्स थे, सैंपल के क्या थे भाई, एटम्स थे, वो लाइट को ऑब्जर्व कर लेंगे, जितना ऑब्जर्व उसको करना होगा उतना ऑब्जर्व कर लेंगे। ठीक है, जो ऑब्जर्व नहीं हुआ वो आगे भेज देंगे उसको। ठीक है, जो ऑब्जर्व लाइट नहीं हुई वो उसको आगे भेज देंगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलती है, यहाँ पर पिक्स मिलती है। ठीक है, और उन पिक्स की पोजीशन और कितनी ऑब्जर्वेंस हुई हमारी और कितनी ट्रांसमिटेंस हुई, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या पता लगाते हैं, एक पार्टिकुलर मेटल का डिटेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पर, इसी के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। जैसे बियट लैम्बर्ट लॉ होता है ना, मान लिया मेरे पास जैसे कोई भी एक लाइट सोर्स है, मान लिया ये मेरे पास क्या है, एक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रही है, इमिट कर रही है, और बीच में मैंने कोई भी एक क्या रख दिया, सैंपल रख दिया। अब आगे मेरे पास क्या है भाई, डिटेक्टर है, आगे मेरे पास क्या है, डिटेक्टर है। जब अब क्या होगा, जितना ये सैंपल है ये ऑब्जर्व कर लेगा, जितना इसको सैंपल के जो मॉलिक्यूल्स है, पार्टिकुलर है, एटम है, उसको ऑब्जर्व करना होगा, उतनी लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा, बाकी उसको ट्रांसमिटेंस कर देगा, इसको ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, आगे अब उसी के अकॉर्डिंग हमको क्या मिलती है भाई, क्या मिलती है भाई, पिक्स मिलती है, और जिससे हम पार्टिकुलर एक एलिमेंट्स का, एक एटम का, ठीक है, क्या पता लगाते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट, कौन सा मेटल था, कौन सा पार्टिकल्स था। ठीक है, अब बियर्ड लैम्बर्ट ने एक और बात कही थी, ये कही थी, कंसेंट्रेशन अगर हम कंसेंट्रेशन कंसेंट्रेशन और ऑब्जर्वेंस के अंदर अगर ग्राफ बनाए, तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, जैसे जैसे कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे हमारी सैंपल की, ऑब्जर्वेंस भी वैसे ही बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये था प्रिंसिपल। चलो आगे और भी आपको, आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर अब तक क्लियर नहीं हुआ तो आगे और भी क्लियर होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, व्हेन द साल्ट सॉल्यूशन इज पुट इनटू द, देखो यहाँ पर इसका प्रोसीजर सा बता रखा है, यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो, व्हेन द साल्ट सॉल्यूशन, ये हमारा सैंपल है, ये हमारा सैंपल है, ठीक है, साल्ट सॉल्यूशन जब हम पुट करेंगे किसके अंदर, जैसे मान लिया साल्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पर सैंपल के अंदर पुट कर दिया, और यहाँ से किसके अंदर जाएगा, न्यूबलाइजर के अंदर। अब न्यूबलाइजर के अंदर हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑक्सीडेंट भी है, एयर भी है, गैस भी है। ठीक है, ठीक है, तो वो आपस में मिक्स होके और वो फ्लेम के पास जाएगा, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, टीनी पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, वो हीटिंग हीटिंग से गैसेस मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो जो मॉलिक्यूल, जो वो हमारा सैंपल था, जिस मॉलिक्यूल का सैंपल था, अब हाई टेम्परेचर से वो एटम्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जो एटम होंगे वो इस लाइट सोर्स से क्या करेंगे भाई, जो हम लाइट इंसिडेंट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुके हैं, देखो भाई मैंने अब क्या कहा था, जो हमारा यहाँ पर हमारे पास किसके अंदर कन्वर्ट हो चुके होंगे, गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो चुके होंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे इस पार्ट के अंदर जो हमारा सैंपल है वो गैस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका होगा, समान, और जो हमारा सैंपल है वो छोटे छोटे एटम्स के अंदर, चीनी चीनी ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, अब ऊपर से हम इसे क्या इंसिडेंट करवाएंगे, लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे उनके ऊपर। ठीक है, उनके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे, जिससे क्या होगा वो एब्जॉर्व करेंगे उस लाइट को क्या होगे, क्या करेंगे भाई, ऑब्जर्व करेंगे, और जो ऑब्जर्व मतलब जितनी उन्होंने ऑब्जर्व करनी होगी वो कर लेंगे, और बाद में वो बची हुई लाइट को ट्रांसमिट कर देंगे आगे। ठीक है, जिसे हमें ऑब्जर्वेंस पता लगेगी, और यहाँ पर हमारे पास पीक्स आ जाएंगी। ठीक है, जिसके अंदर हम उस पार्टिकुलर मेटल को डिटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, जो हमारे पास केवल वही एटम इसको ऑब्जर्व करेंगे जो कि अनएक्साइटेड है। ठीक है, ये याद रखना।
अब दूसरी बात क्या है, ये टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। अब वो वही मैंने कहा था, ये वही लाइन है। मान लिया मेरे पास मैंने एक पर्टिकुलर मेटल को डिटेक्ट करना है, तो हमें इस पर्टिकुलर मेटल का ही कैथोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारे जो सैंपल ये हमारे पास जैसे ये है ना बाहर आउटर, इसकी आउटर बॉडी है, ये ग्लास की बनी हुई होती है, जिसके अंदर हम इनर्ट गैस फिल करते हैं। इनर्ट गैस मतलब जैसे हमारे पास नियोन हो गई, ठीक है, और क्या कहोगे भाई, आर्गोन गैस हो गई, ठीक है। ये आई होप आपको यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी है इसकी अब जो प्रिंसिपल है उसके बाद हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन में इसकी हर एक जो पार्ट है ना उसका अच्छे से क्या करेंगे, मतलब बताएंगे कि क्या क्या काम आता है वो पार्ट। सबसे पहले है रेडिएशन सोर्स। देखो भाई ये वाला पार्ट मोस्ट कॉमनली इसको हम हेलो कैथोड लैंप ही यूज करते हैं, क्योंकि ये अपनी जो लाइट है वो यूवी विजिबल रीजन के अंदर इमिट करता है, ठीक है। ये रहा इसका रीजन। और इसके अंदर हम टंगस्टन एनोड का यूज करते हैं, और जो इसका सिलेंड्रिकल पार्ट होगा वो कैथोड का काम करेगा। नॉर्मली हम कैथोड वही लेते हैं जो जो मेटल हमें डिटेक्ट करनी हो उसी मेटल का लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम इनर्ट गैस को फिल करते हैं, कौन सी, नियोन या फिर आर्गोन, ये आपको बताया जा चुका है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है एक चोपर। चोपर जो हमारे पास यहाँ से रेडिएशन इमिट होगी उसको एक पार्टिकुलरली क्या देने के लिए, एक पार्टिकुलरली पल्स देने के लिए, मतलब एक प्रॉपर वे के अंदर वो आगे जाए, जैसे रुक रुक कर। मान लिया एक लाइट गई, फिर थोड़ी का गैप, फिर थोड़ी देर का गैप, और फिर दूसरी लाइट गई, ऐसे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, चोपर बोलते हैं। वो यहाँ पर लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर दिखा सो नहीं कर रखा, वैसे यहाँ पर लगा होता है, जिसको हम चोपर बोलते हैं। तीसरा हमारे पास बर्नर। बर्नर यहाँ ये रहा, ठीक है, टू प्रोवाइड फ्लेम। ये फ्लेम प्रोवाइड करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद न्यूबलाइजर। इसके न्यूबलाइजर के अंदर क्या होता है, जो हमारा सैंपल है वो टीनी स्मॉल टीनी ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट होता है। उसके अंदर हम जो बर्नर के लिए फ्यूल है और ऑक्सीडेंट है उसका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर किसका यूज होता है, मान लिया मेरे पास यहाँ पर कोई भी हमारे पास जैसे सैंपल के द्वारा ऑब्जर्व कर ली गई लाइट है, बाद में जो बची हुई लाइट है जो ट्रांसमिट कर देगा आगे, उनकी एक प्रॉपर वेवलेंथ हो जाए, जिससे हम आगे इजिली डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर पाए, ठीक है। उस वो मोनोक्रोमेटर मतलब एक ही वेवलेंथ की कर दे सभी लाइट को, क्योंकि हमारे पास जो सैंपल से लाइट आएंगे वो तो अलग अलग वेवलेंथ की होगी, ऐसे तो हम डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो वो मोनोक्रोमेटर का क्या क्या होता है भाई, ये सभी जो लाइट है, मतलब सभी लाइट के जो रेज है उसको एक प्रॉपर एक ही वेवलेंथ के अंदर कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद डिटेक्टर, ठीक है। डिटेक्टर जो इमिट रेडिएशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम डिटेक्टर का यूज किया जाता है। नॉर्मली हम फोटो ट्यूब और पीएमटी का यूज करते हैं। बाद में हमारे पास कंप्यूटर है, जैसे इसको हम रिकॉर्डर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम जो पिक्स हैं उनको पता लगाते हैं, ठीक है। तो भाई देखो इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कशन किया है, इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कशन किया है, और प्रिंसिपल डिस्कशन किया है, और क्या डिस्कशन किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन डिस्कस किया है। आगे वाले पार्ट के अंदर हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे भाई। उसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, जैसे क्या क्या इंटरफ्रेंस, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट हुए थे, ठीक है, क्या क्या फैक्टर आए थे जो कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को अफेक्ट कर रहे थे, ठीक है। इसकी लिमिट देखेंगे, स्पेक्ट्रोमीटर की लिमिट्स, ठीक है, और इसके एप्लीकेशन देखेंगे, वो हम आगे पार्ट नंबर सेकंड के अंदर देखेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।